नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के पेपर 1 या पेपर 2, जो भी आप कह सकें इसको, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बीए के 6 सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो आपका होता है उसमें आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना होता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से बनने वाले टॉप 75 क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। समझा करके आपको चीजों को बताऊंगा ताकि आपका और भी डाउट क्लियर होता रहे। आपको बता दूं कि महात्मा मतलब एमजे पी बरेली यानी कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का पेपर अभी नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2025 वाले के लिए, और 2026 वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पेपर दें, मतलब 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर। इसके अलावा CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, और इसके अलावा और कई विश्वविद्यालय जैसे कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपका CSJ में हो गया, DDU हो गया, LU हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, आपका हो गया BU झांसी यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा आपका और एक आध विश्वविद्यालय बच रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी डबरू। ऐसे जो भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाते तो ये सारे विश्वविद्यालय जो हैं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं लोगों की ऑब्जेक्टिव होती है। वैसे DDU की सारी ऑब्जेक्टिव होती है, ये मां शाकुंभरी की कुछ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कुछ लिखित हो रहा है, राजा महेंद्र प्रताप का हमेशा ऑब्जेक्टिव ही हुआ है, BU झांसी का भी सम विषम चल रहा है, यानी कि सम सेमेस्टर अधिकतर विश्वविद्यालय में जो सम सेमेस्टर होता है वो एक प्रकार से यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर लिखित होता है अधिकतर विश्वविद्यालयों में, और ऐसे कुछ विश्वविद्यालय जहां पर हमेशा लिखित ही होते हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में लिखित हमेशा होता है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ऑब्जेक्टिव और लिखित हो रहा था, आपकी बार वो भी लिखित ही करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय है, ऑब्जेक्टिव करवाए चाहे लिखित करो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिखित वालों के लिए ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं मैं, तो उसको देख लीजिएगा। 2026-27 के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं कहीं पे पेपर 1 के रूप में शामिल है, किसी किसी पेपर 2, यानी कि कुछ भी हो, बीए के 6 सेमेस्टर में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ता है, उसी से क्वेश्चंस है। तो आइए कि क्वेश्चंस को हम जानने का प्रयास करते हैं, पेपर है ये, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा, प्रश्न आ चुका, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज कल्टिवेबल इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि जो है खेती करने के योग्य है। भारत में अगर खेती करने की, चूंकि भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान देश है। भारत की अगर बात की जाए तो प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे मतलब कि भारत दुनिया में जो है जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 है, ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत चौथे नंबर पर है, 7वें नंबर पर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? क्षेत्रफल के हिसाब से। फर्स्ट नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में तमाम प्रकार की, मतलब भारत को विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तमाम प्रकार की प्रजातियां, तमाम प्रकार की भाषा के लोग, तमाम प्रकार के स्थल खंड सब कुछ विद्यमान है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं। तो भारत में कितने % भूमि पर कृषि यानी खेती होती, खेती की योग्य भूमि है। अब खेती की योग्य भूमि की अगर बात की जाए, लगभग 51% भूमि जो है वो खेती की योग्य मानी जाती है, ठीक है। 51% ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। 51% भूमि जो है खेती की योग्य भूमि भारत में है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अगला देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में नवीन औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? बताएं भाई, फटाफट से आप बताइएगा। भारत में नवीन औद्योगिक नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1996। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 इज राइट आंसर। 1991 इज राइट आंसर, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1991 में क्या हुआ था? औद्योगिक नीति भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों में से आई थी।
24 जुलाई को ये नीति लागू हुई है, ध्यान रखें किस डेट को, 24 जुलाई की डेट को। तो प्रश्न कभी भी पूछे तो आप बता सकते हैं 24 जुलाई को लागू हुआ था। और उस समय एक प्रकार से कौन थे, किसने लागू करवाया था बेटा, तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के एक प्रकार से, ठीक है, नरसिम्हा राव के उसमें शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, उस समय वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री इस समय कौन थे, वित्त मंत्री इस समय थे बेटा, उनका नाम था क्या, मनमोहन सिंह जी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी, क्लियर, मनमोहन सिंह जी इस समय वित्त मंत्री थे। और ये जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1901 की, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, मनमोहन सिंह, जो कि वित्त मंत्री थे। ये प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था एलपीजी। एलपीजी क्या कहते हैं, एलपीजी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य था लागू करने का एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है, एल माने होता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी माने होता है प्राइवेटेशन यानी कि निजीकरण, और जी माने होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी कि आपका उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों नीतियों को फॉलो करता है ये औद्योगिक नीति जो आई थी भारत की 1991 की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका बेटा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ऑप्शन ए पंचम पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बेटा, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब मतलब प्रारंभ किया गया था, किस में, कौन सी योजना में, कौन सी योजना में शुरू किया गया था बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें प्रारंभ की बात करेगा तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान यानी पंचम पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ हो गया था। और पंचम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 1974 से बेटा 1979 तक रही है। सिक्स पंचवर्षीय योजना जो रही है वो कब से कब तक रही, 1980 से 85 तक रही है। 1985 से 90 तक ये रही है। सातवीं और आठवीं जो रही है 1992 से 97, ठीक है, 1992 से 97 तक रही है। ये ध्यान रखिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी प्रत्येक 5 साल के लिए आती थी और 5 साल तक किसी एक मुद्दे को उद्देश्य बना करके उस पर काम करती थी सरकारें और इस तरीके से लागू होती थी पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। तो भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो शुरू किया गया था बेटा, प्रारंभ करने का जो श्रेय जाना जाता है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना से ही जाना जाता है, लेकिन इसका विचार शुरू हो गया था, लेकिन जो लागू हुआ पूर्ण रूप से वो लागू हुआ बेटा छठवीं पंचवर्षीय योजना में। पूछा गया प्रारंभ कब किया गया, तो प्रारंभ हुआ है 5वीं में, लेकिन लागू हुआ करके इसमें 6 वाले में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर लगा देंगे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी इनमें से, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पुरानी जो है बेटा वो कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। अरावली पर्वत श्रृंखला को ही क्या बोलते हैं, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला जो है टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला है। अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी इसी को कहते हैं, अवशिष्ट माने होता है मलबा, यानी बिखरी हुई है, टूटी फूटी है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन श्रृंखला में से एक मानी जाती है अरावली की पर्वत श्रेणियां, ठीक है। इसकी आयु लगभग 350 से 600 करोड़ वर्ष मानी जाती है। राजस्थान से शुरू होकर के हरियाणा और दिल्ली तक ये अरावली की पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। ये चीजें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही विस्तार समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत घिस पिट चुकी है, चूंकि अपक्षय यानी कि इरोजन की क्रिया जो है अपक्षय अपर्दन होता रहा है, इससे घिस पिट चुकी है ये। इसी को इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत भी रखते हैं, यानी कि जो है घिसी पिटी पर्वत श्रृंखला होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ हैं,
ये भारत में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में सतपुड़ा की पहाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये दक्षिण भारत में पड़ती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो आपका ये है, क्या नाम है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये भी मध्य भारत में है, ठीक है। ये पुरानी उतनी नहीं जना अरावली है, अरावली सबसे पुरानी है पर्वत श्रृंखला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी भ्रंतोस्त पर्वत, ऑप्शन डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिमालय पर्वत जो है बेटा ये वलित श्रृंखला है, वलित पर्वत है, यानी फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, इस तरीके से फोल्ड पड़े रहते हैं, फोल्ड मानी ये, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला, क्लियर। इसको बोलते हैं वलित पर्वत। वलन माने क्या होता है, वलन इस तरीके से, ये देखें वलन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये वलन आप समझे। वलित माने क्या होता है, इस तरीके से एक चोटी होगी, फिर एक घाटी, यानी गड्ढा घाटी है ये, इसी को घाटी कहते हैं बेटा, ठीक है, और ऊपर वाले को चोटी कहते हैं, ठीक है। तो चोटी घाटी आप देखते हैं, जो हिमालय पर्वत है इसमें आप देखते हैं चोटी एक घाटी, एक चोटी एक घाटी, इस तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत यानी कैसा पर्वत है हिमालय पर्वत? हिमालय पर्वत जो है ये एक वलित पर्वत है, ठीक है, ये बात आप ध्यान, कैसा पर्वत है, ये एक वलित पर्वत होता है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मैकमोहन सीमा रेखा किसके बीच है? भारत नेपाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत भूटान, ऑप्शन डी भारत म्यांमार। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकमोहन जो रेखा है किसके किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है। किसके किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन के बीच में है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैकमोहन रेखा किसके? भारत और चीन के बीच में। भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जो अब चीन का हिस्सा बेसिकली है, उसी के बीच में खींची गई है। 1914 ईस्वी में यह रेखा खींची गई थी, शिमला समझौता हुआ था उसी के तहत, ठीक है, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। भारत नेपाल की अगर बात की जाए तो सीमा विवाद है, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा कहां से संबंधित है बेटा? मैकमोहन रेखा जो संबंधित है वो इसी भारत और चीन से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां क्वेश्चन से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 7वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, गोवा सबसे छोटा राज्य है आपका, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, क्लियर। सिक्किम बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, सिक्किम जो बच्चे लगा रहे हैं उनका बिल्कुल देख ले, एक बार फिर से देखें, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। गोवा का क्षेत्रफल कितना है अब लिख लीजिए। तो गोवा जो है बेटा इसका जो वर्ग किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 3702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, km स्क्वायर। नागालैंड की अगर बात की जाए तो नागालैंड कितना है? 7096 किलोमीटर स्क्वायर है। सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम जो है 10,491 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। त्रिपुरा की बात की जाए तो 16,579 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि आप देखते हैं त्रिपुरा सबसे बड़ा इनमें से, फिर सिक्किम है, फिर आपका क्या है, ये है नागालैंड और फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से गोवा जो है सबसे छोटा राज्य इसमें से पड़ेगा, ठीक है। तो गोवा इज राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है भैया। 8वां नंबर प्रश्न, काल बैसाखी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो काल बैसाखी किससे संबंधित है बेटा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काल बैसाखी, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है बताएं। काल बैसाखी की अगर बात की जाए तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में गर्मी में अचानक होने वाले तूफान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बैसाख के महीने में, बेसिकली अप्रैल या मई में महीने में काल बैसाखी
ये तेज हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कने की के साथ बारिश होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो काल बैसाखी ये होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बैसाखी जो होता है एक त्योहार होता है, बैसाखी के दिन ही आप देखते हैं, बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल की डेट शायद पड़ती है, ठीक है। और उस दिन आप देखते हैं कि एक मूवी अभी आई है, उस पर आप देख लीजिएगा, बड़ी धाकड़ मूवी है, अक्षय कुमार ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उसमें। आपको बता दूं मूवी का नाम क्या है, अभी केसरी 2 आई है ना, उसको आप जरूर देखें, बड़ी धाकड़ मूवी है। और उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो एक जो है सुंदरम नाम के वकील है, उन्हीं पर पूरी आधारित है मूवी। और उन्होंने किस तरीके से पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला डाला अपने वक्तव्यों के माध्यम से, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के केस को जीत लिया। अंग्रेज जज वगैरह सब कुछ थे, उनके बीच में जाकर के जीता, सोचो, ठीक है। तो वो थे सुंदरम जी। तो वो बैसाखी के दिन हुआ था, गोली मार दी गई थी सभी पूरे भारतीयों को, ठीक है। सब अपना धरना दे रहे थे आराम से, ठीक है, आराम से। लेकिन जो उस समय क्या नाम था उसका, भले कुछ नाम था, तो वो वही व्यक्ति इसने गोली चलवा दी थी, ठीक है। तो उसमें पूरी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, टाइम लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। 9वां नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही माने होता है घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले बढ़ता क्रम, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर होगी। तो आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें का बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर उससे कम महाराष्ट्र, फिर उससे कम बिहार, फिर उससे कम पश्चिम बंगाल, यानी घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम लिखा है, अवरोही माने होता है बेटा घटता हुआ क्रम, और आरोही माने होता है बढ़ता क्रम। इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे, बी ऑप्शन इसका लगा देंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 10वां क्वेश्चन आ चुका, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात किसमें है भाई, 10वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सबसे कम लिंगानुपात जो है वो पंजाब में है, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात है, यानी महिलाओं पुरुष जो है बराबर है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुष हैं भारत में, 943 महिलाएं हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 11वां क्वेश्चन आ चुका है। 11वां प्रश्न, निम्न में से किसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। वर्गीस कुरियन की अगर बात की तो विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक की अगर बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, हरी क्रांति मतलब की जो है क्या नाम है इसका, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, गेहूं चावल से, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, ठीक है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको इसका जियोग्राफी के पेपर 1 पेपर 2 का, या पॉलिटिकल साइंस का, या जियोग्राफी का, सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए 6 सेमेस्टर का, तो आप हमारे साथ जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आप SMS कर दीजिएगा, ठीक है। आपका नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए 100 रुपए फीस बेसिकली रखी गई है। 100 रुपए फीस में आपको लिए दोनों सब्जेक्ट आपके जो है उनके दोनों पेपर जो होते हैं, यानी जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी पेपर 2 पेपर 1 दोनों का आपको ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, दोनों टाइप का PDF नोट्स मिल जाएगा। परीक्षा आपकी किसी भी टाइप की हो, ऑब्जेक्टिव होगी तो ऑब्जेक्टिव भी, लिखित होगी लिखित टाइप की, दोनों टाइप का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और आपका मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सब कुछ मिलेगा जो मेरे द्वारा बनाए गए, सब कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर मात्र और मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर देनी होगी, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको एक ही सब्जेक्ट का चाहिए तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 50 रुपीज पेमेंट करने होंगे, PDF मिल जाएगी उसमें, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखें, ज्यादा PDF जियोग्राफी की तो वगैरह की इसकी नहीं होगी, बस पेपर 1 पेपर 2 की इस क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी आपको, बाकी लिखित वालों का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए सोशियोलॉजी पॉलिटिकल सबका PDF आपको मिल जाएगा, और कहेंगे तो इसकी और भी PDF की व्यवस्था कर देंगे। हालांकि यही इंपॉर्टेंट है, आपका वीडियो देख लीजिएगा और ये पेपर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है,
विस्तार से बताएं। तेलंगाना, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12वें का? बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां पर है बेटा? राजस्थान जिले में स्थित है। ठीक है, पहले जो है इस राजस्थान नहर परियोजना इसका नाम था, बाद में इंदिरा गांधी कर दिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, यानी चूंकि राजस्थान में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा मरुस्थलीय एरिया है, तो वहां पर सिंचाई के लिए योजना चलाई गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई बेटा? 1958 में शुरुआत हुई थी इसकी बनने की, 1958 में। पूरा कब हुआ था काम इसका? पहला चरण जो पूरा हुआ था 1984 में जाकर के पूरा हुआ था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। सबसे लंबी नहरों में से एक है, लंबाई 649 किलोमीटर की है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यह नहर जो है हर के बैराज पंजाब से निकलती है, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच या संगम पर स्थित है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते चीजों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तीव्र गति से हम बढ़े भाई, टाइम ना हो तो तीव्र गति से हम प्रश्नों को हल कर दे। तीव्र गति चलते समय बिल्कुल भी आपके पास भी नहीं है, क्वेश्चंस को जान लीजिए, बाकी आप देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या विभाग भारत सरकार ने भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासियों को कितने भागों में बांटा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13वें का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 भागों में बांटा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न, भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्या कौन सी है? नगरीकरण से बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण और मलिन बस्तियां सभी का निर्माण होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं बेटा? पूर्वी तट पर फटाफट से आप बताएंगे। 15वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोची बंदरगाह जो है केरल में है, यानी कि यही नहीं है, बाकी तीनों जो है पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, ये सब आपके पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोची जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास धारा भारत के अधिकतम प्रवास का अनुभव कराती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत में जो प्रवास होता है बेसिकली वो कैसा प्रवास होता है बेटा? भारत में जो प्रवास होता है वो कैसा प्रवास होता है? भारत में ग्राम से लोग नगरों की ओर भागते हैं, यानी गांव से लोग शहरों में भागते हैं, रूरल टू अर्बन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व जो है दर्ज किया गया है? जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य में बहुत कम है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, बहुत दूर दूर जनसंख्या लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहां पर है? बिहार में। अगला क्वेश्चन आ चुका, गंगा के मैदानों में नए निक्षेपों के जमाव को क्या कहते हैं? गंगा के मैदानों में जो नए निक्षेप होते हैं उनके जमाव को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं खादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का कितना भाग जो है सेवाटनों में एक प्रकार से किस सेक्टर में दिया या प्रयुक्त किया जाता है? बताएं किस सेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है? तो सिंचाई में सबसे ज्यादा जल भारत में जाता है। इसमें बेटा सिंचाई में जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा तथा दक्कन पठार से विभक्त करती? प्रायद्वीप मतलब कि भारत का दक्षिणी भाग को उत्तर भारत से अलग करती कौन सी नदी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नर्मदा नदी अलग करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा नदी अफवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है? अफवाह तंत्र माने होता है बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नदी कौन सी इनमें से? 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। गोदावरी का जो है अफवाह तंत्र इनमें से सबसे बड़ा है। गोदावरी सबसे ज्यादा चौड़ी नदी जो सबसे ज्यादा जल भराव क्षमता रखती है। अफवाह तंत्र माने होता है कितना जल किसमें होता है, कितना चौड़ी बहती है। ठीक है, आगे 19 नंबर, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? 19वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, उच्च जन्म दर है और घटती मृत्यु दर, यानी मर कम रहे पैदा ज्यादा हो रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके किस स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आईसीएमआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ी स्लम बस्ती कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्ती जो है इनमें से है वो कौन सी है? मुंबई से धारावी, मुंबई में धारावी बस्ती जो है बहुत स्लम बस्ती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए 24 का ये ऑप्शन। आगे देखिए अंग्रेजी वाले बच्चे भी देखा करें, साथ साथ में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा वर्ष जननांकिकी विभाजन के लिए जाना जाता है? इनमें से जननांकी विभाजन 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जननांकी विभाजन के लिए 1921 जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपोलियन प्रदेश है? भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपोलियन प्रदेश कौन सा इनमें से? बिल्कुल दिल्ली जो है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आ चुका है। 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा? तो जलवायु जो होती है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका 28 नंबर देखेंगे। प्रश्न जननांकिकी संक्रमण क्या होता है? जननांकिकीय संक्रमण का मतलब क्या होता है? ठीक है, जन सांस्कृतिक बदलाव में संबंधित परिकल्पना, जनसंख्या जन्म दर में बदलाव, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और प्रवास के मध्य अंतर, या समय के अनुसार जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 28 का डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका 29 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का काल निम्न में से कौन सा काल रहा है? जनसंख्या वृद्धि तीव्र जैसी 1951 से 1981। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बिल्कुल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 30वां प्रश्न आ चुका, भारत में हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है चरवाहों के विकास से नहीं, समीकरण से नहीं, खाद्यान्नों की उच्च उत्पादक किस्मों से। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 31 नंबर देखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य की सीमा बनाती है? भारत और बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन, काली नदी जो होती है भारत और नेपाल के बीच में सीमा साझा करती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्न राज्यों में से प्रभाव जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? इनमें से सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का पड़ेगा आपका। 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं 1 किलोमीटर अगर आप ऐसे खींचेंगे लाइन, 1 किलोमीटर इधर जाएं, 1 किलोमीटर इधर जाएं, 1 किलोमीटर इधर आए, तो आपका फिर इसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। यानी 1 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर 1 किलोमीटर ऊपर, फिर इधर आएंगे, तो आप फिर उसी जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाएंगे। यानी कि एक पूरा जो दायरा बन गया आपका पूरा का पूरा, इसी को 1 वर्ग किलोमीटर कहते हैं। इसमें इतने से जगह में, इतने पूरे जगह में 1106 लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है। इसी को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जनसंख्या कितनी ज्यादा रहती है, कितनी कम, मतलब कितनी कम जगह में ज्यादा जनसंख्या। निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा भारत का नगर नहीं? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गाजियाबाद जो है नहीं है। इंदौर, सांता क्रूज और नोएडा ये सब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये है, गाजियाबाद नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बताएं? भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद कर लीजिएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य में से भोटिया जनजाति संबंधित है? बताएं भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? भोटिया जनजाति जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में होती है, सॉरी हिमाचल प्रदेश कह रहा हूँ, उत्तराखंड में होती है भोटिया जनजाति। 35 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है बताएं भाई। बिल्कुल भोटिया जनजाति जो पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा।
36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में टोरंटो का मूल निवास है? टोरंटो जनजाति, ऐसे तो ओरिजिन हैबिटेट ऑफ द टोडा, टोडा जनजाति, टोडा, टोडा जनजाति थी। टोडा, मुंडा, मुइया, डुइया तमाम जनजातियां हैं। तो टोडा जनजाति की अगर बात की जाए तो कहाँ पाई जाती है? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 37 नंबर देखिएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से किस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर कहा जाता है? देखिए, रूर प्रदेश बेसिकली जर्मनी का प्रदेश है, जहां पर खूब ज्यादा जो है खनिज उत्पादित किए जाते हैं। तो ऐसे भारत में एक प्रकार से छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश जो है, वहां पर खूब ज्यादा खनिज होता है, इसीलिए जर्मनी के रूर प्रदेश से तुलना की जाती है भारत के छोटा के नागपुर के पठार को। तो भारत का रूर किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है 38 नंबर क्वेश्चन से। भारत का पूर्वी पूर्वी देशांतर कितने देशांतर तक है? 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल 97.25, 97.25 मिनट। ठीक है, आगे देखेंगे, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है भैया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का, बिल्कुल सी ऑप्शन, शून्य रेखा के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे जो है 44, यानी कि नेशनल हाईवे 44 जो है सबसे बड़ा माना जाता है। नेशनल हाईवे 44 जो है सबसे बड़ा भारत का है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे लंबा नेशनल राजमार्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल नेशनल हाईवे 44। लंबाई कितनी है? लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाती है, तमिलनाडु तक। ठीक है, 11 राज्यों से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है ये। ठीक है, 11 राज्य कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये नेशनल हाईवे तक जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से सिस्टम है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भारत में तटीय रेखा वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम क्या है? बताएं। तटीय राज्यों का शीर्ष क्रम, सबसे ज्यादा तटीय सीमा साझा कौन करता है? सबसे ज्यादा तट किसके पास है? गुजरात के पास सबसे ज्यादा तट है। ठीक है, गुजरात के पास सबसे ज्यादा तट है। इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश के बाद फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य प्राकृतिक उत्पाद में अग्रणी है? प्राकृतिक उत्पादों में अग्रणी कौन सा है? 42, बिल्कुल केरल जो है प्राकृतिक राज्यों में अग्रणी है। डी ऑप्शन। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? कर्क रेखा के निकट इनमें से कौन सा है? देखिए, कर्क रेखा के निकट कौन सा स्थित है बेटा? वैसे तो रांची शहर जो कर्क रेखा पर सबसे नजदीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 44 का क्या लग जाएगा? 44 का आपका लग जाएगा ए ऑप्शन, कोलकाता जो है सबसे नजदीक पड़ेगा। बाकी जो है रांची वगैरह बहुत नजदीक पड़ते हैं इसके, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। अगला क्वेश्चन, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? अटल सुरंग बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग किस निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? किस पर है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नेशनल हाईवे 3 पर यह स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का। 45 का सी ऑप्शन होगा, नेशनल हाईवे 3 पर स्थित है। ठीक है, नेशनल हाईवे 3 की अगर बात की जाए, ये नेशनल हाईवे 3 को नेशनल हाईवे 21 के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अटल सुरंग इसी पर स्थित है। अटल सुरंग का पुराना नाम है रोहतांग सुरंग, इसको बाद में अटल सुरंग कह दिया गया, अटल बिहारी जी के नाम पर। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है ये अटल सुरंग? कहां पर है बेटा? अटल सुरंग कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई की अगर बात की तो 9.02 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। कहां से? ये जो कुल्लू मनाली है ना, मनाली को एक प्रकार से कहां जोड़ती है? लाहौल स्पीति से। कहां से?
लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति जोड़ती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषता ये है, यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग मानी जाती है, ठीक है, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। रोहतांग दर्रा है, दर्रा माने होता है पास, जहां से रास्ता होता है। बर्फबारी के कारण से 6 महीने तक बंद रहता है, लेकिन अब पूरे साल जो है इसमें आप जा सकते हैं। सुरंग का उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर को। कब हुआ था इसका उद्घाटन? 3 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ 2020 में फिर से, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका, भारत के किस राज्य में किस भाग को भारत का बृहद स्थल कहा जाता है? भारत का बृहद स्थल किसको कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, छोटा नागपुर का पठार। वहीं पर सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ चुका 47 नंबर देखेंगे, माउंट एवरेस्ट में से कौन सा हिमालय के भूभाग में स्थित है? माउंट हिमालय कहां पर स्थित है बेटा? माउंट हिमालय की अगर बात की है तो इसका 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, नेपाल हिमालय माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल हिमालय की चोटी है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचाई है इसकी माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा जाएगा आपसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की पूछेगा तो क्या लगाएंगे? K2 गार्डबिन आस्टिन, ठीक है, गार्डबिन आस्टिन। पूछेगा भारत में अवस्थित, क्योंकि K2 जो है ये कहां पर है? पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की में अवस्थित, क्या पूछेगा? भारत में अवस्थित, भारत में अवस्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है कंचनजंगा। फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है। सेकंड नंबर पर आपका K2 गार्डबिन है, आस्टिन है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। कौन राज्य में भैया? सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। तो भारत सिक्किम भारत का पूरा अंश है। पीओके में क्या है? डिबेट है, दिक्कत है। पीओके वैसे अपना है, लेकिन ये मामला विचाराधीन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा K2 गार्डन पीओके वाले अंडर एरिया में आता है। जो पीओके वाला एरिया समझते हैं, देखें मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये अपना भारत है, ऐसा समझे। नक्शा कभी हमेशा नक्शा बना करके आप कभी भी करें, तुरंत नक्शा बना करके आप समझाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका नक्शा है बेटा, यानी ये भारत है, ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया, उसको छोड़ दीजिए। ये जम्मू कश्मीर है अपना। ये जो है एक प्रकार से ये वाला एरिया पूरा का पूरा ये कहां पर चला जा रहा है? पीओके में है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पीओके एरिया में, यानी कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। और इसी को जो पाकिस्तान वाले हैं आजाद मतलब आजाद जो है कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर क्या है? ये वाला एरिया जो है, ये इसको बोलते हैं सीओके, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना वाले आस्काई चीन कह सकते हैं इसको, ठीक है। और भारत जो है अपना ये वाला कश्मीर भारत के पास है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज है। तो नेपाल हिमालय जो है, नेपाल, चूंकि हिमालय कोई छोटा सा पर्वत नहीं है, बहुत बड़ा पर्वत है। इस पे बहुत विशाल विशाल चोटियां, दुनिया की टॉप 10 चोटियां जो है हिमालय पर्वत पर ही है अपने। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा पर्वत है, इसमें बहुत सारी चोटियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, कोपेन की योजना के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु मिलती है, कहां पर मिलती है? 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल ए ऑप्शन, राजस्थान में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अरब सागरीय मानसून शाखा से प्रभावित नहीं होता है? अरब सागरीय मानसून शाखा से कौन सा प्रभावित नहीं होता है? मध्य प्रदेश नहीं प्रभावित होता, बाकी पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, पंजाब मैदान, ये सब प्रभावित होते हैं। मध्य प्रदेश नहीं प्रभावित होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, चूंकि कट जाता है वहीं से। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जो है जनजाति रखता है? सब सर्वाधिक जनजातियां कहां पर है भैया? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती खेती के लिए अंतर्गत आती है? देखें, नारियल, काफी और रबर, ये सब बागाती कृषि हैं,
जबकि आयल पाम जो होता है ये बगाती कृषि नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा 51 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो 51 का ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं बांगर का एरिया। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? बांगर बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 52 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 52 का। ठीक है, बांगर का एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका 53 नंबर क्वेश्चन आप देखें। गोदावरी व महानदी के बीच का तटीय भाग क्या कहलाता है? गोदावरी और महानदी के बीच का जो तटीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, कोंकण तट, मालाबार तट, ये सब क्या है इसको भी जान लीजिए इसी के साथ, चूंकि परीक्षा में आता रहता है ये। ठीक है, कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट क्या होते हैं, इनको आप जान लीजिए। ठीक, कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ये क्या होते हैं इनको समझिए। देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपने सुना होगा, मैं ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है बेटा। इसमें जो कोंकण तट होता है, कोंकण तट जो आपका है, ये मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, ये गुजरात है एरिया। ये ऊपर वाला क्या है? ये गुजरात है, समझ लीजिए गुजरात वाला एरिया ये है। ठीक है, अब गुजरात हो गया। नीचे से आएंगे महाराष्ट्र और गोवा का समुद्री तट जो है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और नीचे थोड़ा सा यहीं पर क्या है? गोवा। इस घाट को क्या बोलते हैं? इधर वाला एरिया कौन सा है? ये पश्चिम का एरिया है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट ये है और पश्चिमी घाट ये है। ये घाट माने इधर पानी है, चूंकि इधर क्या है? बंगाल खाड़ी पानी भरा, इधर भी पानी भरा, नीचे भी पानी है। तो चूंकि किनारे वाला एरिया जो है स्थल खंड है, इसको घाट बोलते हैं। तिरछा मिर्छा बना हुआ या ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये तो महाराष्ट्र गोवा, मुंबई से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र जो है इसमें आता है। ये पथरीला तट है, संकीर्ण है। अरब सागर जो है इधर पड़ता है, अरब सागर में है। मुंबई, रत्नागिरी, वास्को डिगामा इसके प्रसिद्ध नगर हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर पर आता है आपका मालाबार तट। ये क्या है बेटा? मालाबार तट, तो ये आपका कौन सा होगा? यही होगा आपका कोंकण तट, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक एरिया महाराष्ट्र और गोवा का एरिया है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। ठीक है, क्या हो गया? ये होगा आपका कोंकण तट। ऐसे ही दूसरा आपका क्या हो जाएगा? चलिए, दूसरा आपका मालाबार तट, केरल और दक्षिणी कर्नाटक का एरिया इसमें आता है। ठीक है, केरल और दक्षिणी कर्नाटक। अब देखो, गोवा से नीचे यहाँ पर क्या पड़ेगा? आपका कर्नाटका हो जाएगा, नीचे आपका केरल वगैरह जो भी पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इधर पड़ेगा और केरल अपना इधर पड़ेगा। ठीक है, तो केरल और ये वाला एरिया जो पड़ता है, ये वाला घाट, ये किसका पड़ेगा? यही घाट आपका क्या पड़ेगा? इसी को बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, समझ लीजिए, चूंकि यहां से प्रश्न 4-5 आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसी को बोलते हैं मालाबार तट। केरल और दक्षिणी कर्नाटक का पूरा एरिया इसमें शामिल है। ठीक है, और ये बात आप ध्यान, गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी यहाँ पर पड़ता है। तो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया पूरा ये तट मालाबार तट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चौड़ा लेगून और चैड़ा लेगून वाले जो है तट यहाँ पर मिलते हैं। मतलब चौड़ा तट है, लेगून वाले तट जो होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। कोची, कोचिकोड और त्रिवेणम प्रसिद्ध नगर यहाँ के हैं। अब अगला होता है आपका उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट आपका इधर पड़ेगा। ठीक है, उत्तरी सरकार तट आपका इधर पड़ेगा। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, और आपका तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश यहाँ से और तमिलनाडु। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? इसको बोलेंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट। तो गोदावरी और महानदी के बीच में कौन सा तट है बेटा? ये तट आपका कौन सा है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। कौन सा? कोरोमंडल। ठीक है, और जो ये आपका पड़ता है उत्तरी सरकार तट, ये विशाखापट्टनम से लेकर गोदावरी के डेल्टा तक है ये। ठीक है, ये यहाँ तक है,
ये उत्तरी सरकार होगा पूरा, ये तट आपका होगा कोरोमंडल तट। तो ये चारों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके प्रसिद्ध नगर विशाखापट्टनम और काकीनाडा हैं उत्तरी सरकार के, और कोरोमंडल तट के प्रसिद्ध नगरों में क्या आता है आपका, चेन्नई, पांडिचेरी, नागापट्टनम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, यहां से क्वेश्चन तैयार हो जाता है, इस वजह से मैंने आपको दे दिया। 54 नंबर, रेशम की खेती क्या कहलाती है? रेशम की खेती को बोलते बेटा सेरीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम की खेती को, क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? भारत की जो अधिकांश कोयला जो है वो किस चट्टानों में पाया जाता है? 55 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें होती है उसमें पाया जाता है। गोंडवाना लैंड की चट्टानें कौन सी हैं? देखें, आपको मैंने बताया था गोंडवाना लैंड जो दक्षिण भारत का इतना एरिया है गोंडवाना लैंड होता है। उत्तर भारत का एरिया जो है वो अंगारा लैंड है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड में अगर आप समझना चाहे तो देखिए, पृथ्वी की स्थिति को मैं बताऊं तो पहले पृथ्वी ऐसे थी। पृथ्वी पर बीच में क्या था? बीच पृथ्वी पर क्या था? एक जो है स्थलखंड था बीच में, इसको बोलते थे पैंजिया। ठीक है, पैंजिया एक भूखंड था। और ये क्या था? पैंथालासा सागर था। क्या था? पैंथालासा सागर था। इसमें क्या हुआ, दोनों में आपकी प्रकाश सक्रिय जल राशि मिल गई। अब इसके अंदर पृथ्वी का दूसरा एरिया बन गया। पृथ्वी कुछ इस तरीके से बन गई। इसी पैंजिया का एक भाग जो है ऊपर कट गया और एक भाग नीचे कट गया। बीच में एक जलधारा बहने लगी, इसी को टेथीस सागर के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, समय बीतता गया बेटा, फिर अगली पृथ्वी आई। ये भी यानी पृथ्वी इस तरीके से बनी। इसमें फिर बीच में मान लेते हैं कि ये आपका उत्तरी, मतलब कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर वाला जो भाग था इसको क्या बोला गया था? इसी को अंगारा लैंड बोला गया था। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोला गया था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, नीचे वाला एरिया क्या था? गोंडवाना लैंड था, और ऊपर वाला अंगारा लैंड था। इसी को लारेशिया भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लारेशिया भी कह देते हैं इसको। ऊपर वाला जितना था, ये ऊपर वाला जितना भूखंड था, ये जब टूटा तो क्या क्या बना? जैसे यहाँ पर आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका वाला पूरा एरिया बन गया। ठीक है, और ऊपर वाले से टूटेगा, फिर उसके बाद ऊपर टूटा, यहाँ पर ग्रीनलैंड आपका बन गया, ऊपर थोड़ा सा है। फिर उसके बाद में कौन सा आपका यूरोप महाद्वीप पूरा बन गया। यूरोप के साथ साथ आपका एशिया महाद्वीप भी आपका ये बन गया। ठीक है, पूरा एशिया महाद्वीप जो है ये यूरोप और एशिया के में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, ये एशिया महाद्वीप का पूरा हिस्सा हो गया। ठीक है, ये पूरा, और इसके अलावा ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। अब इसके नीचे वाला एरिया जो आपका बनेगा, नीचे वाले सब गोंडवाना लैंड टूटा, तमाम इसमें तमाम परिवर्तन हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। इससे फिर क्या टूटा? इससे आपका ये दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। इसके अलावा यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप बन गया। अफ्रीका महाद्वीप बन गया, यहाँ पर मेडागास्कर लैंड। अब यहीं से टूटा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो यहाँ पर जाकर के मिल गया। ये श्रीलंका हो गया कि यही मिल गया। और यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अंटार्कटिका वगैरह, ऊपर उत्तरी ध्रुव पे अटलांटिक। ठीक है, मतलब अटलांटिका दोनों। तो अंटार्कटिका यहाँ पर भी है जो कि दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे वाला जितना भी, यानी कि इस रेखा से, समझे, इस रेखा से नीचे वाला जितना पोर्शन है, इस रेखा से नीचे, ये क्या है? ये सब गोंडवाना लैंड के क्रम की चट्टाने हैं। ऊपर अंगारा लैंड। तो भारत में एक प्रकार से देखिए, भारत यहाँ पर है, ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है यहाँ पर। ठीक है, ये भारत है। अब ये भारत देखिए, एक तो ऊपर है अंगारा लैंड का भी कुछ भाग इसमें है, और गोंडवाना लैंड का भी भाग है। इस वजह से यहीं पर यही पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत में अधिकांश जो कोयला मिलता है कहाँ से मिलता है? दक्षिणी भारत से ही मिलता है। ठीक है, यानी कि अंगारा लैंड की चट्टानों से मिलता है। क्लियर, समझ में आ गई होगी चीजें। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत संबंधित है? डडले, स्टंप और बेकर शामिल हो सकते हैं, जबकि इसको डेली महोदय ने दिया था। देखिए वो ऑप्शन में नहीं दिए हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सलाल परियोजना, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 57 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? सलाल परियोजना। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है?
सलाल परियोजना किस नदी पर है बेटा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सलाल परियोजना की बात की तो चिनाब नदी पर, किस नदी पर बेटा? सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है, ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई है। चिनाब ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 58 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मानसून पूर्व चक्रवात को पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं? बताएं। मानसून पूर्व चक्रवात को पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं? बताएं। पछुआ पवने, नॉर्वेस्टर लू, पछुआ या चेरी ब्लॉसम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसी को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका। 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्वेस्टर कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं 59 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? किस पहाड़ी में बेटा, किस पहाड़ी में स्थित है ये मासिनराम? 59 नंबर करेक्ट आंसर का 59 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खासी पहाड़ियों में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। चले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। आगे देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? बताएं। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी फास्फोरस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उत्तर भारत विशेषकर गंगा सिंधु मैदान में मिट्टी होती है। गेहूं, धान, गन्ना, दलहन, तिलहन के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी की जानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चूना जो है इसमें कम मात्रा में होता है बेटा, चूना इसमें कम मात्रा में होता है। इसका करेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? चूना कम मात्रा में होता है। देखिए, नाइट्रोजन फास्फेट कम पाया जाता है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा नाइट्रोजन ही होगा, नाइट्रोजन। बाकी चूना भी उतना पर्याप्त पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में चूना भी पाया जाता है, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है, बाकी सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी एक सामान्य विशेषता नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। क्योंकि अक्सर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया का उपयोग जो होता है हम लोग करते हैं। यूरिया क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, इसलिए प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, उष्ण माने होता है गर्म, उष्ण माने गर्म, गर्मी वाले वन जो होते कहां पर पाए जाएंगे? 61 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का बिल्कुल डी ऑप्शन, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत, सभी में चुके हैं ये आपका उष्णकटिबंधीय वन ही आपको दिखेंगे। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारत में वन नीति किस वर्ष लागू हुई है? वन नीति बताएं। 62 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1952 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में स्थित है, बिल्कुल बी ऑप्शन शिमला में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से कोरोमंडल तट किस राज्य में है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? कोरोमंडल तट मैंने आपको बताया था ना कोरोमंडल तट के बारे में, ठीक है। कोरोमंडल तट जो है आपका ये कहां पर है बेटा? तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट पड़ता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है यहाँ पर सॉरी, सी ऑप्शन लगा दी 64 का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 65 नंबर पर से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बेटा? कर्नाटक में है, बिल्कुल राइट आंसर है। हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों का हिस्सा ये माना जाता है। 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया इसको। पश्चिमी घाट की तलहटी में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है ये, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। देखिए, इस्पात केंद्र इधर है, कोयला आपूर्ति क्षेत्र इधर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखो इसका क्या लगेगा, देखिए राउरकेला जो है रानीगंज इसका लग जाएगा, यानी कि पहले का तीसरा। इसके अलावा आपका भिलाई जो होगा तलवर तलचर में चला जाएगा। फिर दुर्गापुर आपका कोरबा में चला जाएगा, और जमदेशपुर जो है झरिया कोयला क्षेत्र से संबंधित। क्लियर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में जो दिया है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा लगेगा, पहले का चौथा रानीगंज, दूसरे का कौन सा लगेगा, तीसरा लगेगा, यानी कि तलचर, ठीक है। फिर दुर्गापुर कहां पर जाएगा आपका, झरिया कोयला क्षेत्र में जाएगा, सॉरी दुर्गापुर आपका जाएगा कहां पर, दुर्गापुर आपका जाएगा कोरबा में, और जमदेशपुर आपका जाएगा झरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है। यानी डी का चौथा, डी का दूसरा होगा और सी का पहला होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 67 नंबर प्रश्न, नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूज स्क्रिप्ट के लिए, न्यूज प्रिंट के लिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 68 नंबर, 68 है या 69 है, 68 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर का सी दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर, यानी कि नेपानगर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, जो अखबारी कागज। ने पहले का सेकंड करेक्ट आंसर होगा, पहले का सेकंड आपका इसमें दिया है और इसमें दिया है, ठीक है। ये तो ये दोनों वैसे गलत हो गए। इसके अलावा आपका झरिया कोयला क्षेत्र किसके लिए है, कोयला उत्पादन, बिल्कुल बी का चौथा होगा, बी का दूसरा, एक मिनट, बी का कौन सा होगा, देखिए बी का आपका चौथा, बी 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 में कौन जाएगा, बी में आपका दूसरा जाएगा, बी का चौथा होगा क्या, हाँ बी झरिया कोयला क्षेत्र, बिल्कुल बी का चौथा, वही तो मैं सोच रहा, बी का चौथा होगा, बी का तीसरा यहाँ पर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका सी का, और आपका सी का जो होगा कौन सा जाएगा, सी का पहले में जाएगा, तेल शोधन कारखाना है मथुरा में, और कलकत्ता, मतलब कि कलकत्ता में है, मतलब कालीपत्तनम में, कलकत्ता में क्या है आपका, ये क्या नाम है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या लगेगा, सी ऑप्शन जो लगा है बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका मिला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर अगर आप देख लेना दिखाई पड़ रहा हो तो, ठीक है। नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने समझा था। आपसे ये प्रश्न यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तैयार है। नेपानगर किसके लिए बेटा, ये एक प्रकार से न्यूज प्रिंट के लिए है, ठीक है, पहले का दूसरा, ठीक है। इसके अलावा झरिया कोयला क्षेत्र है, यानी कोल माइनिंग है यहाँ पर, तो दूसरे का इसका चौथा हो जाएगा। वैसे आपका लग गया करेक्ट आंसर जो है। इसके अलावा कलपक्कम जो है ये एटॉमिक एनर्जी इसके लिए है, ठीक है, इसका यही हो जाएगा। और इसका मथुरा जो है वो तेल शोधन कारखाना के लिए, तो इसका सी ऑप्शन लग जाएगा। आगे देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का 69 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल, कांडला गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। 70 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं? देखिए तमिल, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ परिवार की भाषा, लद्दाखी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना परसेंटेज है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का, बिल्कुल राइट आंसर 71 का, सी ऑप्शन, ठीक है, 8.6%। अगला क्वेश्चन से, ओंग और जारवा जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती हैं? ओंग और जारवा कहां पर निवास करती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक में सम्मिलित है, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक जो है बौद्ध, पारसी, जैन तीनों है, इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। वही अगला क्वेश्चन 74 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 75 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है बेटा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, यानी कि 382 लोग जो है
1 किलोमीटर के दायरे में भारत में रहते हैं, यानी भारत में अगर 1 किलोमीटर इधर जाए, इधर आए, इधर आए, इधर आ जाए, तो एक दायरा बनेगा, 382 लोग जो होंगे यहाँ पर रहेंगे पूरे भारत में, ठीक है, मतलब भारत के 1 किलोमीटर के दायरे में। ये औसत जनसंख्या घनत्व है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा, प्रश्नों को जाना, परखा और समझा, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया डाउट वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एमजेपीआरयू के लिए इंपॉर्टेंट है, डीडीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 2026-27 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चंस उसके टॉप 75 क्वेश्चंस होंगे, और बीच में मैंने आपको तमाम चीज समझा करके बताई है, यानी कम से कम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए होंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। एमजेपीआरयू बरेली, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, सबके लिए महत्वपूर्ण, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए तो हो ही गया, लिखित वालों के लिए ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।